गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपने घर पे सभी सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मेनली ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम सुनते ही बहुत डर लगता है एंड उसके नाम से ही हमें मौत दिखाई देती है। तो ऐसा क्या नाम है जो कि है टेस्टिकुलर कैंसर। मतलब कैंसर का नाम सुनते ही हमें मौत दिखाई देती है, लेकिन ये जो कैंसर है मैं आपको बता देती हूँ, टेस्टिकुलर कैंसर, इसका इलाज 100% तक बहुत सारे पेशेंट में हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें पहले इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है। तो यस, हम आज बात करने वाले हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, क्योंकि हमें लक्षण पता होंगे तभी हमें थोड़ा सा महसूस होगा कि हाँ हमें जांच करवानी चाहिए। ठीक है, तो आज हम पूरी तरीके से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे कि ये क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी जांच कैसे होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है एंड जो ये कैंसर है ये होती क्यों है, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जिनको होने की संभावना ज़्यादा होती है, ये क्यों होती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो आप सबको पता है कि हम किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। इस जनवरी मंथ में हमने डिसाइड किया है कि जो मेल का जो ये वाला पार्ट है टेस्टिस, इनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो हमारा जो पहला वीडियो आया था कि टेस्टिस में पेन क्यों होता है, ठीक है, तो उसके मैंने कारण बताए थे। तो पहला जो मैंने कारण बताया था इसमें, मतलब जिसके ऊपर वीडियो आ चुका है, टेस्टिकुलर टॉर्सन, तो उसको आप अगर देखना चाहते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है पेन का। एंड दूसरा जो कि डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, टेस्टिकुलर कैंसर क्या होती है। ठीक है, तो ये सेकेंड वीडियो है। पहला वीडियो देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दी है, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने डायग्राम्स बनाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने बनाई है क्या, ये टेस्टिस हैं। ठीक है, ये जो रेड कलर से बना रखी है, इनके ऊपर ये एपिडाइडमिस, मैंने बहुत बार बताया अपने वीडियोस में, ये टेस्टिस बनाई है। हमें पता है ये स्क्रोटम है, राइट, ये जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है स्क्रोटम है, जिसके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। ये जुड़ी हुई हैं इस तरीके से, स्पर्मेटिक कोड होता है उससे। इसमें बहुत सारी वेसल्स आती हैं, ब्लड वेसल्स भी आती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ये जो कैंसर सेल है ये बनती कहाँ है, मतलब कैंसर की शुरुआत कहाँ पे होती है। तो ऑब्वियसली टेस्टिकुलर कैंसर की शुरुआत टेस्टिस के अंदर ही होती है। ठीक है, ये ब्लैक कलर की जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, ये है क्या, एपिडाइडमिस, जहाँ पे मेच्योरेशन होता है। स्पर्म बनता कहाँ है, इन टेस्टिस के अंदर, और जो मेच्योर होता ये कहाँ पे, ये जब यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे मेच्योर नहीं होता है वो। ठीक है, वो इसके कैपेबल नहीं होता है कि वो ओवा को जाके फर्टिलाइज कर दे। लेकिन जब ये यहाँ पे आता है, ये जो ऐसे कोइल सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम एपिडाइडमिस बोलते हैं। तो जब ये यहाँ पे आता है तो यहाँ इसका मेच्योरेशन होता है स्पर्म का। तो अब हम जानते हैं कि ये जो कैंसर है ये बनती कैसे है। ओके, हम सबको पता है कि जो स्पर्म बनाने की जो सेल्स होती हैं इन टेस्टिस के अंदर ही मिलेंगी। ठीक है, जब टेस्टिस का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, सॉरी, जो स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर हो रहा है, तो स्पर्म बनाने की जो कोशिकाएं होती हैं वो भी यहीं पे प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो कोशिकाएं जो कि स्पर्म बनाने का काम करती हैं। तो हम सबको पता है कि कोई भी जो कोशिका होती है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में डिवाइड होती है। इस तरीके से एक कोशिका है, ये 2 में डिवाइड हो जाती है एंड इनमें ग्रोथ होती है। हम सब जानते हैं कि कोई भी अगर हमारी जो जनरल बॉडी है उसमें काम चल रहा है तो कैसे होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं, जो नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, पुरानी कोशिकाएं मरती रहती हैं। इस तरीके से हमारे इसमें काम चलता रहता है बॉडी के अंदर। कोशिकाओं में क्या होती है, ग्रोथ होती है, फिर उनमें डिवीजन होता है, मतलब डिवाइड हो जाती है 1 से 2 में, 2 से 4 में, इस तरीके से होता रहता है, नॉर्मली होता है। ओके, फिर होता क्या है कि जो स्पर्म को बनाने वाली कोशिकाएं हैं, ये मान लीजिए क्या है, स्पर्म को बनाने के लिए ये कोशिकाएं हैं। कैसे स्पर्म को बनाएंगी, प्रीमेच्योर स्पर्म को ये बनाती हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं जर्म सेल। ठीक है, ये जो जर्म सेल्स होती हैं ये नॉर्मली क्या करती हैं, स्पर्म को बनाने का काम करती हैं। अब क्या होगा कि नॉर्मली डिवाइड करती हैं जब इनको जरूरत होती है। ठीक है, डिवाइड करेंगी, ग्रोथ होगी इनमें एंड डिवाइड करेंगी। अब अगर इन कोशिकाओं में जो जर्म सेल हैं, जर्म कोशिकाएं हैं, उनके अंदर ही अगर क्या हो जाए, अल्टरेशन हो जाए, मतलब कुछ कमी हो जाए, कुछ
इसके अंदर जो एक्चुअल में जो बिल्कुल सही कोशिकाएं हैं उनमें कुछ डिफेक्ट आ जाए, ठीक है। तो जर्म सेल्स के अंदर कोई अगर डिफेक्ट आ गया मान लीजिए, तो डिफेक्ट आने की वजह से मैं यहां पर लिख देती हूं जर्म सेल, इनमें अगर डिफेक्ट आ गया, अल्टर्ड हो गई, ये कोई प्रॉब्लम आ गई, ऐसे समझ लीजिए सिंपल तरीके से, क्या आ गई, कोई डिफेक्ट आ गया, तो क्या होगा, ये जो कोशिकाएं हैं ये मतलब जब इनको जरूरत नहीं होगी तब भी ये डिवाइड होने लग जाएंगी। और बहुत ज्यादा मतलब क्या होता है, बॉडी में जब जरूरत होती है तभी कोशिकाएं डिवाइड होती हैं, जितनी जरूरत होती है उतनी ही होती है। लेकिन होगा क्या कि ये बहुत ज्यादा, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये बहुत ज्यादा इस तरीके से डिवाइड होती चली जाएंगी एंड क्या बना देंगी, एक गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर बना देंगी, ठीक है। एक्चुअल में कैंसर होता क्या है कि मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाए, कोशिकाओं की बहुत ज्यादा ग्रोथ एंड उनकी जो नंबर है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो वही तो होती है। तो इस तरीके से जब जरूरत नहीं है तो भी बहुत ज्यादा संख्या में ये डिवाइड होती चली जाती हैं और बहुत सारी अनगिनत कोशिकाएं बनाती चली जाती हैं, जिनकी वजह से ये एक मास जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब एक लंप बन जाता है। और ये कैसा हो सकता है, कैंसरस हो सकता है। अब डॉक्टर चेक करके देखते हैं कि कैंसरस है या फिर नहीं है। अगर सच में ही जर्म सेल में प्रॉब्लम हुई है, उनकी वजह से ये लंप बना है, ये ट्यूमर बना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैंसरस। अगर हो सकता है इनमें दिक्कत की वजह से नहीं, किसी और रीजन की वजह से कोई लंप बन गया है, ऐसा नहीं है कि टेस्टिस के अंदर कहीं पे भी कोई लंप बना है, मतलब कोई गांठ की जैसी स्ट्रक्चर लग रही है तो कैंसर होगी, ऐसा नहीं होता है। ये इसके कारण है कि जर्म सेल में अगर प्रॉब्लम है तो ही ये कैंसर बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बना लेती है। अब हम जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या है। आपको समझ में आ गया होगा कि बनती कहां पे है, ओके। तो अब देखिए, ये जो कैंसर है ये कैंसर ही है एक्चुअल में, तो इसका हमें पता कैसे चलेगा, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, हमारी बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एनलार्जमेंट या फिर क्या हो जाएगा, लंप इन टेस्टिकल। ये जो टेस्टिकल है, मतलब जो टेस्टी है, जो वृषण है, उसमें या तो उसमें हो सकता है कि एनलार्जमेंट हो जाए, वो बड़ा हो जाए, ठीक है। टेस्टिकल बड़ा हो जाए, कोई सा भी हो सकता है, लेफ्ट राइट में से कोई भी हो सकता है, ओके। तो वो क्या हो जाए, उसका साइज बढ़ जाए, ठीक है। तो या फिर क्या हो सकता है, उसमें लंप आ जाए, साइज बढ़ गया तो हो सकता है उसके अंदर कोई कैंसर की ये इस तरीके का लंप प्रेजेंट हो या फिर उनकी कोशिकाएं प्रेजेंट हो, ओके। एंड लंप का मतलब है कि ये इस तरीके से कोई जैसे कोई गुच्छे जैसा बन गया हो, ठीक है, कोई गांठ की जैसी बन गई हो, किसके अंदर, टेस्टिकल के अंदर, ओके, जो टेस्टिस है उसके अंदर। अब है टेंडरनेस और एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। देखिए बहुत ही ये भी एक बहुत हम बता सकते हैं कि आसानी से पहचाने जाने वाला लक्षण है कि हो सकता है जो मेल होते हैं उनके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता है, फीमेल के अंदर होता है। बट होता क्या है, धीरे अगर ऐसा कुछ है, कैंसर की जैसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है कि इनमें थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत एनलार्जमेंट हो सकता है मेल के अंदर ब्रेस्ट का, ठीक है। और इनमें टेंडरनेस मतलब एक दर्द सा फील होगा। टेंडरनेस का मतलब होता है कि अगर इसको टच किया जाए तो उनको थोड़ा सा दर्द फील हो, ठीक है, थोड़ा सा हार्डनेस इसमें आ जाए। तो ये भी किसके लक्षण हो सकते हैं, कैंसर के लक्षण होते हैं। पेन और डिस्कम्फर्ट इन टेस्टिकल। अभी जो टेस्टिकल हैं इनमें मैंने बताया था कि जो कैंसर होती है अगर टेस्टिकल के अंदर, तो उसमें पेन बहुत कम होता है, तो पता ही नहीं चलता है कि कैंसर है या फिर नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है, मतलब थोड़ा अच्छा ना लगे, थोड़ा भारीपन लगे टेस्टिस के अंदर, और पेन ज्यादा ना भी हो, मोस्टली पेन नहीं होता है, तो हल्का फुल्का पेन हो सकता है, इस रीजन के अंदर पेन हो सकता है। ये जो ग्रोइन रीजन होता है, मतलब जो एब्डोमेन का नीचे वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो होता है, इसमें हो सकता है हल्का फुल्का पेन भी किसी को हो, तो उसको नजरअंदाज ना करें, एक बार चेकअप जरूर करवा लीजिए डॉक्टर से। बैक पेन, बैक जो होती है बैकबोन हमारे, उसमें भी पेन हो सकता है मेल को। और हैवीनेस इन स्क्रोटम, ये जो स्क्रोटम है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, उसमें हैवीनेस फील हो, भारीपन सा लगे, ठीक है, तो क्या हो सकता है, कैंसर का ये लक्षण हो सकता है। अब क्या है, डल और एक इन एब्डोमेन, ये मैंने बता दिया, डल पेन, ठीक है, डल एक मतलब थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, इसके अंदर थोड़ा हल्का फुल्का दर्द फील हो, तो भी ये किससे जुड़ा हो सकता है, टेस्टिकल से जुड़ा हो सकता है। सडन कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन स्क्रोटम। अब देखिए ये जो स्क्रोटम है जिसके अंदर टेस्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे अचानक से हो सकता है कि फ्लूइड इकट्ठा हो जाए। फ्लूइड का मतलब कोई लिक्विड अचानक से इसके अंदर भर जाए, स्क्रोटम के अंदर भर जाए, तो भी किसके लक्षण है, ये लक्षण है कैंसर के,
ठीक है। बहुत तेज दर्द होना इसका लक्षण नहीं है, लेकिन इसमें हल्का फुल्का पेन हो सकता है, अचानक से भारीपन हो सकता है। मतलब भारीपन तो तब होगा जब इसके अंदर फ्लूइड भर गया होगा, ठीक है, स्क्रोटम के अंदर। इस एरिया के अंदर किसी को अगर कंटिन्यू पेन होता है, हल्का फुल्का होता है, तो उसको जरूर डॉक्टर से एक बार चेकअप करवाना चाहिए। एंड ये जो चेस्ट वाला रीजन है, ठीक है, तो ब्रेस्ट में भारीपन या फिर टेंडरनेस फील हो, मतलब अगर आप टच करें तो आपको फील हो थोड़ा सा दर्द, तो ऐसा अगर महसूस होता है तो डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाना चाहिए, ठीक है। अभी जो कैंसर होती है ये इसकी भी स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, मोस्टली जो टेस्टिस होती हैं इनके अंदर ही ये छोटी सी गांठ की जैसी बन जाती है, इसके अंदर ही होती है। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि जो मेल है, ठीक है, उसकी बैकबोन जो होती है, तो उस वाली साइड में, मतलब जो यहाँ पे हमारी आंत होती है, छोटी आंत बड़ी आंत ऐसे होती है, ठीक है, उसके पीछे, ठीक है, जैसे बॉडी है तो जैसे ये छोटी आंत बड़ी आंत है, तो इसके पीछे की साइड में, अंदर की साइड में लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। तो जो पीछे की साइड में जो लिम्फ नोड हैं उनको हम बोलते हैं, इस एरिया के अंदर उनको बोलते हैं रीट्रो पेरिटोनियल लिम्फ नोड, ठीक है। तो वो जो लिम्फ के नोड्स होंगे, इस तरीके से नोड्स बने हुए होते हैं अंदर की साइड में, यहीं पे बना देती हूं मैं, अंदर की साइड में। तो क्या होगा, उनमें सूजन होगा हल्का फुल्का, जिसकी वजह से पेन होता है, यहाँ पे अंदर की साइड में होते हैं। अगर मेरे पास पिक्चर होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो समझ में आया, बैकबोन के आसपास, ठीक है। और जो आपकी इंटेस्टाइन है उसके पीछे, मतलब जो आपकी जो आंत है उनके पीछे की साइड में नोड्स होते हैं, तो उनमें सूजन आ सकता है, ठीक है। तो वो सेकंड स्टेज तक उस टाइम वो पहुंच जाती है, ठीक है, यहां से होते हुए, और ये सेकंड स्टेज तक पहुंच जाती है। अब थर्ड स्टेज क्या होती है इसकी, जो कि बहुत डेंजरस होती है, वो है कि ये लीवर में भी जा सकती है, ठीक है, या फिर लंग्स जो होते हैं उनमें भी कैंसर हो सकती है, लंग की कैंसर हो सकती है, लीवर में कैंसर हो सकती है। एंड बहुत रेयर होता है, बट किसी किसी के ब्रेन में भी अगर बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज पे पहुंच जाए तो क्या हो सकता है, किसी के ब्रेन में भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर जा सकती है, बट ये बहुत ही रेयर होता है। अब हम जानते हैं कि इनके रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें टेस्टिकुलर कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है क्रिप्टोर्किडिज्म। इसका मतलब है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी, कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी टेस्टिस, जो हम नॉर्मली क्या होता है कि जो टेस्टिस होती हैं वो जब बच्चे का जन्म होता है तो उससे कुछ टाइम पहले ही ये स्क्रोटम में नीचे आ जाती हैं, इस रास्ते के थ्रू, जो बनाया है इस रास्ते के थ्रू ये इसमें आ जाती हैं। बट अगर किसी के अंदर नहीं आती हैं और वो यहीं पे रह जाती हैं, इस रीजन में ही रह जाती हैं, जन्म के बाद भी वो यहाँ पे नहीं लटकती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों में इसके संभावना ज्यादा है कि उनको टेस्टिकुलर कैंसर हो जाए, ठीक है, बजाय कि नॉर्मल जो लोग होते हैं उनमें होने के चांसेस कम होते हैं, जो कि नॉर्मल होते हैं, जिनके अंदर टेस्टिकल नॉर्मल तरीके से बाहर आ जाती हैं। एंड उन लोगों में भी ज्यादा देखा गया है अगर सर्जरी भी करवा लें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इनकी सर्जरी करवाते हैं, अगर ये नॉर्मल नेचुरल तरीके से बाहर नहीं आती हैं तो सर्जरी के थ्रू इनको इसके अंदर लाया जाता है, ठीक है, डॉक्टर सर्जरी के थ्रू इसको लेके आते हैं। तो उन लोगों में भी रिस्क उतना ही बना रहता है कि उनको टेस्टिकुलर कैंसर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एबनॉर्मल टेस्टिकल डेवलपमेंट। किसी किसी के अंदर ये हम बोल सकते हैं जन्मजात ही होता है, जन्म से ही होता है कि उनकी टेस्टिस ही नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल तरीके की टेस्टिस हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, एक स्पेशल तरीके का सिंड्रोम है, एक रोग है जिसको हम बोलते हैं लाइनफेल्टर सिंड्रोम। उन लोगों में सबसे ज्यादा संभावना होती है कि उनको टेस्टिकुलर कैंसर हो जाए, ओके। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को फैमिली में था, किसी के दादा को, किसी के फादर को, तो उनका जो बेटा होगा, उनको जरूरी नहीं हो, बट ऐसा देखा गया है कि किसी को होने, उन लोगों को होने की संभावना भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री किसी की रही है तो। एज किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बट ये सबसे ज्यादा देखी जा सकती है 15 से 35 साल की जो एज होती है उसमें ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, रेस, मतलब क्या हुआ, किस जाति के लोग, मतलब जो रीजन है, डिफरेंट जो एरियाज हैं वर्ल्ड में, उन लोगों में किस तरीके से ये स्प्रेड हो सकती है। मोर कॉमन इन व्हाइट मैन, जो गोरे रंग के लोग हैं, ठीक है, व्हाइट मैन, मतलब ये अमेरिका में बहुत ज्यादा टेस्टिकुलर कैंसर मिलती है, ठीक है, बजाय कि जो ब्लैक मैन होते हैं, मतलब जो जिनका कलर डार्क होता है, स्किन कलर जिसका डार्क होता है, उनमें होने की संभावना बहुत कम मिलती है। तो ऐसा देखा गया है, ये रिस्क फैक्टर है कि होने की संभावना किन लोगों में ज्यादा हो सकती है, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या है, मतलब इसका रोकथाम क्या है कि कैंसर हो ही ना, कि अगर हम ऐसा करेंगे या फिर ऐसा नहीं करेंगे तो कैंसर से बचा जा सकता है। इससे बचा कैसे जा सकता है? एक बहुत कड़वा सच है कि इससे बचाव पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को होना है तो उसको होगा, किसी को नहीं होना है तो उसको नहीं होगा। तो अभी तक ये क्लियरली नहीं बता सकते कि ये किस वजह से होती है, ये जो जर्म सेल हैं इनमें दिक्कत किस वजह से होती है और इनसे बचा कैसे जा सकता है, ये अभी तक नहीं पता है। ठीक है, तो जिसको होना है उसको होगा, ये हमारे हाथ में इसका कंट्रोल नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो मैंने पहले ही बताया है कि ये 100% तक क्योरेबल होती है। बहुत सारे पेशेंट में इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होता है एंड बहुत मतलब इसके ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा असर होता है। इसके ट्रीटमेंट भी स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, सर्जरी की जाती है कि जो टेस्टिकल का जो पूरा हिस्सा है ये यहाँ से अंदर से, यहाँ से नहीं पूरा ही निकाल दिया जाता है। रेडिएशन थेरेपी दी जाती है कि जो रेडिएशंस है, एक्सरेज ये डाली जाती हैं जिसकी वजह से जो कैंसर सेल हैं वो मर जाती हैं। ओके, एंड कीमोथेरेपी, इसमें कुछ ड्रग्स जो होती हैं, मतलब दवाइयों के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू ये जो कैंसर सेल हैं उनको बढ़ने से रोका जाता है, उनको किल कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये इनकी ट्रीटमेंट है। तो ये ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से इनके ऊपर काम करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई होंगी। तो अगर आपके लिए सच में हेल्पफुल है, आपको कुछ समझ में आया कि क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, तो इसको लाइक करिए एंड जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मेन मकसद है लोगों में अवेयरनेस फैलाना, ताकि जो इतनी भयंकर जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके या फिर उनका ट्रीटमेंट टाइम पे करवाया जा सके। अगर हमें पता चल जाता है इसके लक्षण के हिसाब से कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एपिडाइडमाइटिस क्या होती है एंड ओरकाइटिस क्या होती है। अगर आप चाहते हैं कोई और वीडियो तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी हेल्प हुई है तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हैशटैग लगा के स्टडी विद मी एकता, और एक और आप हैशटैग लगाएंगे लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।